नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन प्रचार की कमान संभाली है। उनकी पहली रैली दक्षिण कन्नड़ के मुदबिद्री में हुई है। मुदबिद्री की सभा में पीएम ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है, जबकि कांग्रेस और दिल्ली में बैठा शाही परिवार कर्नाटक को एटीएम बनाना चाहता है। मुदबिद्री के बाद आज पीएम मोदी अंकोला और बेलहोंगल में चुनावी रैली करेंगे। उनके निशाने पर लगातार कांग्रेस और जेडीएस जैसे विरोधी दल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोले। जनता दल सेकुलर के नेता एच.डी. देवेगौड़ा और उनके बेटे डी.के. कुमारस्वामी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक रैली में कहा, प्रधानमंत्री रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि कांग्रेस आरएसएस बैन करने की बात कहती है, लेकिन जगदीश शेट्टार का जीवन ही संघ के साथ शुरू हुआ है। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उनके स्टार प्रचारकों को संयम बरतने और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ऐसा कहा है, ऐसा इसलिए कि चुनावी माहौल को खराब न किया जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हाल के चुनावी भाषणों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने चेतावनी जारी की और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इसके अनुपालन के लिए फौरन उचित और कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी अध्यक्ष पद पर फैसला लेने के लिए बनी कमेटी के मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में बैठक हो रही है। बैठक में शरद पवार भी मौजूद हैं। शरद पवार को एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जारी है। सबकी निगाहें अजीत पवार पर है, जिनके बीजेपी से हाथ मिलाने की अटकलें जोरों पर है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि शरद पवार का इस्तीफा उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनकी पार्टी की भूमिका वेट एंड वॉच की है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजवाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को राजवाना की दया याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कहा गया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कल इस मसले पर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि समलैंगिक जोड़ों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए संभावित प्रशासनिक कदमों पर विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने पर सहमत है। आबकारी नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत मांगी है। अदालत ने इस बारे में कल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पर 3 वकीलों के नाम की सिफारिश की है। शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, फिरदौस फिरोज पूनावाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक ही तरह के 7 मामलों को एक साथ किया जाएगा या अलग से सुना जाएगा। इस पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश की अदालत आज सुनवाई कर रही है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि औपनिवेशिक युग को धीरे धीरे खत्म करना है, जिसमें महत्वपूर्ण विषय है भाषा का। हमें भारतीय कोर्ट में भारतीय भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में ही भाजपा कार्यकर्ता की कथित हत्या के कारण भाजपा ने आज 12 घंटे का बंद रखा है। हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,720 नए मामले सामने आए और 7,698 लोग ठीक हुए। अभी देश में कोरोना के 40,177 सक्रिय मामले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के एक दिन के दौरे पर हैं। इन पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति 3 विश्वविद्यालयों का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नगर पालिका परिषद एनजीएमसी के 4,500 कर्मचारियों को नियमितीकरण नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। दिल्ली में आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन AHIDF रेडियो कैंपेन शुरू किया।
एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण को बढ़ावा देना उचित होगा। सियोल में वित्त मंत्री एडीबी के संचालन बोर्ड की 56वीं सालाना आम बैठक में भाग लेने के अलावा निवेशकों को भी संबोधित करेंगे और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। विश्व के जाने माने अर्थशास्त्रियों और एडीबी के सदस्य देशों के साथ ही सियोल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात होगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे कई अहम नतीजे सामने आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी श्रीलंका दौरे पर है, जहां वो आज त्रिंकोमाली में श्रीलंका वायुसेना अकादमी में भारत श्रीलंका मैत्री सभागार की आधारशिला रखेंगे। इसरो के अनुसार पीएसएलवी कक्षीय अनुप्रयोग मॉडल पोएम-2 और अन्य 7 उपग्रह अंतरिक्ष में ठीक काम कर रहे हैं। इनमें गैर सरकारी कंपनियों के उपग्रह शामिल हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर माणिक साहा की मौजूदगी में उद्योगपतियों ने राज्य सरकार के साथ 312 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन किए। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल बेटियों का अगर नीट के तहत मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी में प्रवेश होता है तो उनकी फीस सरकार भरेगी। इंदौर में बाणगंगा इलाके में एक बेकाबू क्रेन के नीचे आने से 4 लोगों की मौत हो गई। ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। चालक को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के द्वारका जिले में एक पुलिस की आपराधिक गिरोह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दिल्ली और हरियाणा में 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी और तलाशी ले रही है पुलिस। उत्तराखंड का मौसम लगातार बिगड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 मई तक राज्य के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होती रहेगी। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी और ऑरेंज अलर्ट जारी होने के कारण आज होने वाली यात्रा रोक दी गई है। कल की यात्रा के लिए अभी इंतजार करने को कहा गया है। केदारनाथ धाम में तैनात एसडीआरएफ ने एक तीर्थयात्री की जान बचाई। आकाश सिंह नाम के इस शख्स का ऑक्सीजन लेवल गिर गया था। एसडीआरएफ कांस्टेबल 400 मीटर दूर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए और उसे वो उपलब्ध कराया। राजधानी दिल्ली में बारिश और आंधी को लेकर आज येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसलिए बाहर जाते हुए सावधानी बरतें। मौसम वैज्ञानिक मई में बदले हुए मौसम की वजह जलवायु परिवर्तन को मान रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में मई में ऐसा मौसम नहीं देखा। लगातार 3 से 4 दिन तक मौसम ऐसा रहने का मतलब है जलवायु परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने फसल बचाने के लिए किसानों को सलाह दी है कि अगले 1 हफ्ते तक नमी आती रहेगी, इसलिए बची हुई फसलों की सुरक्षा कर लें। पहाड़ियों और मैदानी इलाकों सहित देश के उत्तरी हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां हो रही हैं। 5 मई को बारिश पर ब्रेक लगेगा। 8 मई से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। भारी बारिश के कारण सिक्किम में नाथुला के पास फंसे 40 पर्यटकों को सीमा सड़क संगठन से बचाया। लोगों को भोजन और जरूरी सामान भी दिया। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स कमजोर हुए हैं। सेंसेक्स 30 के 24 शेयर लाल निशान में है। सेंसेक्स में 249 अंकों की गिरावट है और 61,106 के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि निफ्टी 91 अंक टूटकर 18,057 के लेवल पर दिख रहा है। निफ्टी पर बैंक, आईटी, फाइनेंशियल, ऑटो, मेटल, फार्मा सहित ज्यादातर इंडेक्स लाल निशान में दिख रहे हैं। सिर्फ रियल्टी इंडेक्स हरे निशान में। आज के टॉप लूजर्स में एक्सिस बैंक, INFY,
टेकम, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, आरआईएल शामिल हैं। टॉप गेनर्स में एशियन पेंट, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, एचयूएल, नेस्टलैंड शामिल हैं। आज की शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे बढ़कर 81.75 पर पहुंचा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 5% या फिर $4 टूटकर $75.32 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी में 0.47% कमजोरी है तो निक्केई 225 करीब 0.12% चढ़ा है। अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग क्राइसिस और फेडरल बैंक के रेपो रेट के निर्णय से पहले निवेशक अलर्ट रहे। डाउ जोन्स में 367.17 अंकों या फिर 1.08% की गिरावट रही। गो फर्स्ट एयरलाइन ने आज से 5 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी है। टिकट बुक कराने वाले यात्रियों ने नाराजगी जताई। गो फर्स्ट एयरलाइंस लंबे समय से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे में तेल कंपनियों के बकाया का भुगतान न कर पाने के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन की नई बुकिंग रद्द होने के बाद गो फर्स्ट के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए को ऐसे रद्दीकरण के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है। ईपीएफओ ने ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून कर दिया है। 3 मई को खत्म होने वाली समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया गया। देश में टोल संग्रह की फास्टैग प्रणाली के काम में निरंतर वृद्धि के साथ 29 अप्रैल को इस प्रणाली के माध्यम से एक दिन में 193.15 करोड़ रुपए के टोल संग्रह का नया रिकॉर्ड बना। अंबुजा सीमेंट का 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही एकीकृत शुद्ध मुनाफा 10.87% घटकर 763.30 करोड़ रुपए रह गया। अडानी टोटल गैस का मार्च 2023 में कारोबार समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 21% बढ़कर 97.91 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। टाटा स्टील का एकीकृत शुद्ध लाभ मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में 84 से अधिक लुढ़ककर 1566.24 करोड़ रुपए रहा। सहकारी कंपनी इफ्को का शुद्ध मुनाफा पिछले वित्त वर्ष के दौरान 62% बढ़कर रिकॉर्ड 3052.73 करोड़ रुपए पर पहुंचा। सूडान में सेना और सैनिक बल आरएसएफ के बीच 7 दिनों के लिए संघर्ष विराम की सहमति बनी है। संघर्ष विराम 4 मई से 11 मई तक चलेगा। संघर्ष विराम से सूडान फंसे विदेशी नागरिकों की निकासी में तेजी आ सकती है। सूडान में सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच जंग जारी है। दक्षिणी सूडान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेना और आरएसएफ के बीच 7 दिन के नए युद्ध विराम के बारे में सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 15 अप्रैल को प्रतिद्वंदी बलों के बीच भारी लड़ाई शुरू होने के बाद से 1 लाख से अधिक लोग सूडान से पलायन कर गए। सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी समन्वयक अब्दुद्दीन ने कहा कि वो 2 सप्ताह से अधिक समय तक चली विनाशकारी लड़ाई ने देश के मानवीय संकट को अब एक पूर्ण आपदा में बदल दिया। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3400 से अधिक भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। भारतीय नौसेना के जहाजों और भारतीय वायुसेना के 13 विमानों का उपयोग करके नागरिकों को निकाला जा रहा है। मिस्र के विदेश मंत्री सामी शौकरी ने कायरा में सूडान के सेना प्रमुख अब्दुल फतेह अल बुरहान से प्रतिनिधि से मुलाकात की। अब तक 40,000 सूडान के नागरिक सीमा पार कर मिस्र में प्रवेश कर चुके। कनाडा ने सूडान संघर्ष में दोनों पक्षों के मानवीय कानूनों का पालन करने का आग्रह किया है। कनाडा के विदेश मंत्री मिलानी जोली ने कहा है कि मानवतावादी कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन जीन पियरे ने कहा कि अमेरिका सूडान में तेजी से बिगड़ती मानवीय स्थिति और तेजी से होते पलायन को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे स्थान पर आने वाले दक्षिणपंथी उम्मीदवार के समर्थकों ने मतों की गिनती में धोखाधड़ी की शिकायत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में सैंटियागो पेना की जीत के बाद मतों की पुनर्गणना की मांग की जा रही है।
पेरू और चिली की सीमा पर फंसे प्रवासियों ने दोनों देशों को जोड़ने वाले राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। पेरू सरकार ने पिछले सप्ताह अपनी सीमाओं पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि अवैध प्रवासन की वृद्धि को रोकने के लिए मैक्सिको सीमा पर 1500 अमेरिकी सैनिकों को जल्दी ही भेजा जाएगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि वो अमेरिका मैक्सिको सीमा की सुरक्षा में मदद करने के लिए सैनिकों की तैनाती पर अमेरिकी सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। सर्बिया और कोसोवो के नेताओं ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल से मुलाकात की। जोसेफ बोरेल ने कहा कि दोनों पक्ष तनाव को कम करने में विफल रहे। थाईलैंड में 14 मई को होने वाले आम चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ चुका है। चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पेंटोगटारन शेनावात्रा के समर्थन में लोग एकजुट हो रहे हैं। इजरायली सेना और गाजा फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने इजरायली हवाई हमलों की एक रात के बाद युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की। इजरायल ने पिछली रात गाजा पट्टी में इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों की चौकियों पर हवाई हमले किए थे। एक फिलिस्तीनी कैदी की मौत के बाद गाजा से फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने इजरायल पर रॉकेट दागे, जिसके बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। मिसिसिपी नदी में बाढ़ का पानी के कारण स्तर बढ़ने से आसपास के घरों और सड़कों को काफी नुकसान हुआ। टेक्सास में 5 लोगों की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश में जुटी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक स्वर में बोलने का आग्रह किया और अपना काम करने के लिए पत्रकारों की नजरबंदी और कारावास को रोकने का आह्वान किया। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया के हर कोने में प्रेस पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र और न्याय की नींव है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे और यूएन महासचिव गुटेरेस ने चिंता व्यक्त की है कि दुनिया के हर कोने में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में कम से कम 67 मीडियाकर्मी मारे गए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगी। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आईपीएल में आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली में खेला जाएगा। आईपीएल 2023 के 44वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रनों से हरा दिया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 130 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 125 रन बना पाई। इस मैच के हीरो अमन और ईशांत शर्मा रहे। अमन ने इस मैच में अर्धशतक लगाया। वो 44 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। तो ईशांत शर्मा ने इस मैच के आखिरी ओवर में 12 रन बनाए। आईसीसी ने सालाना टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को फायदा हुआ है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हटाकर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं भारतीय टीम ने T20 में भी शीर्ष स्थान पर करार रखा है। यहाँ उसकी रेटिंग 267 की है। वहीं अंक 18,445 है। T20 रैंकिंग में इंग्लैंड दूसरे स्थान पर बना हुआ है। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच लखनऊ में मैच के बाद हुए झगड़े के मामले में अब बीसीसीआई की तरफ से कार्रवाई की गई है। कोहली और गंभीर की 100% मैच फीस काट ली गई है। ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इससे पहले खेले गए मुकाबले में जीत के साथ आशीष चौधरी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत की अवंतिका अग्रवाल देश की तीसरी सबसे बेहतरीन रैंकिंग वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अवंतिका ने पिछले 2 महीनों में 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने मैड्रिड ओपन के पुरुष युगल स्पर्धा की क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मैड्रिड ओपन के पुरुष एकल स्पर्धा में रूस के 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रूबलेव प्री क्वार्टर फाइनल में केरिन खचानोव के हाथों हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने मैड्रिड ओपन 2023 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्पेनिश ला लीगा में रियल सोसिएदाद रियल मैड्रिड को 2-0 से हरा दिया। रियल सोसिएदाद को पहली सफलता दूसरे हाफ के शुरू में हाथ लगी। स्पेनिश ला लीगा के एक अन्य मुकाबले में बार्सिलोना ने ओसासुना को 1-0 से हरा दिया।
इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।